नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आप लोग के सामने खिलाफत और नन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो टॉपिक था उसको आगे बढ़ाते हुए आपके साथ फिर से जुड़े हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट का जो प्रगति था उसको देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से खिलाफत मूवमेंट के कारण मोपला में दंगे हुए थे। मोपला ये मालाबार का जो तट है वहां पड़ता है। तो मालाबार तट के पास जो मोपला विद्रोह हुआ था, जो कि एक तरीके से हिंदू मुस्लिम विद्रोह था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और इसके बारे में हम लोगों ने बताया था कि मोपला जो थे वो वहां निम्न वर्गीय हिंदू जो कि बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए थे, उन्होंने अपने जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। और उनको ऐसा लगा कि भाई गांधी जी का ये जो स्वराज्य है उसका मतलब यही है कि भाई हम लोग को इन लोगों से आजादी ले लेना है। तो इसके कारण उन्होंने वहां पे ये विद्रोह स्टार्ट किया था। इसके साथ हमने ये भी बताया था कि गांधी जी ने स्वराज्य की प्राप्ति का कोई टारगेट नहीं रखा था। तो अलग अलग जो समुदाय के लोग थे, जैसे मजदूर जो थे वो अलग समझ रहे थे स्वराज्य का मतलब, किसान के लिए स्वराज्य का मतलब अलग था, जो ट्राइबल्स पीपल थे उनके लिए स्वराज्य का मतलब अलग था, जो छोटे किसान थे उनके लिए स्वराज्य का मतलब अलग था, जो बड़े किसान थे उनके लिए स्वराज्य का मतलब अलग था, जो छोटे बिजनेसमैन थे उनके लिए स्वराज्य का मतलब अलग था, जो बड़े बिजनेसमैन थे उनके लिए स्वराज्य का मतलब अलग था। मतलब हर लोग कंफ्यूज था कि स्वराज्य क्या है। हर लोग अपने अपने तरीके से स्वराज्य को व्याख्यायित कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने इसका व्याख्या ही नहीं किया था कि स्वराज्य का मतलब क्या होगा। तो उसी चरण में अब हम आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट टॉपिक होगा आपका जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट है उसका ये पार्ट थर्ड लाए हैं हम, जो कि फिनिशिंग है कि भाई किस तरीके से ये आंदोलन जो है वो आगे बढ़ता है। इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भाई गांधी खिलाफत और कांग्रेस का क्या गठबंधन था, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम यहाँ चलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो खिलाफत आंदोलनकारी थे उनका तो स्पष्ट टारगेट था, उनका जो डिमांड था वो भी एकदम क्लियर कट डिमांड था। पहला डिमांड उनका था कि खलीफा की धार्मिक तथा लौकिक प्रतिष्ठा को बनाए रखना। कि भाई जो हमारे खलीफा हैं उनका जो धार्मिक प्रतिष्ठा है और लौकिक प्रतिष्ठा है, लौकिक प्रतिष्ठा करने का मतलब कि एक मुस्लिम वर्ल्ड में जो उनका मान सम्मान है उसमें किसी प्रकार का हानि नहीं होना चाहिए और उससे किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ये मेन टारगेट था। तो दूसरा था मुस्लिम राष्ट्रों की प्रभुसत्ता का श्वासन। मतलब जो भारतीय मुसलमान थे वो चाहते थे कि भविष्य में जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके प्रभुसत्ता का श्वासन दे हमको ब्रिटेन, कि किसी भी मुस्लिम राष्ट्र की प्रभुसत्ता का वो हनन नहीं करेगा। मतलब किसी भी मुस्लिम राष्ट्र को वो अपने कंट्रोल में नहीं लेगा, किसी भी मुस्लिम राष्ट्र पर वो अटैक नहीं करेगा, किसी भी मुस्लिम राष्ट्र को वो हानि नहीं पहुंचाएगा। अब ये बात अलग है कि अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र ही उसको हानि पहुंचा रहा है तो वो उस स्थिति में अंग्रेज क्या करेगा, इसके लिए कोई बात नहीं किया गया। बस ये कहा गया कि भाई मुस्लिम राष्ट्र को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाना है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तुर्की इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा था। अगर तुर्की भी युद्ध में जीतता तो इंग्लैंड के साथ वो वही करता जो इंग्लैंड उसके साथ करने वाला था। क्योंकि ये जो लड़ाई हो रहा था वो तो एक तरीके से उपनिवेश का लड़ाई हो रहा था। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो चाहते थे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा उपनिवेशवादों की होड़, जिसके बारे में आप लोग
पढ़े ही होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का एक जो मेन कारण था वो था उपनिवेशवादों की होड़। मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्री थे वो ज्यादा से ज्यादा अपने उपनिवेश पे अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे, ताकि उस उपनिवेश का जो उस उपनिवेश का जो भी उनका एक तरीके से रिसोर्सेज है उसका यूज वो अपने डेवलपमेंट के लिए कर सके। लेकिन यहाँ मुस्लिम राष्ट्र की प्रभुसत्ता के का आश्वासन का ये गारंटी मांग रहे थे खिलाफत आंदोलनकारी जो लोग थे वो, जो कि मिलना उलना तो वो था ही नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में रियलिटी था नहीं। अगर कोई हम पर अटैक करेगा तो हम भी उस पर अटैक करेंगे, अगर कोई हमारा राज्य को जीतना चाहेगा तो हम तो युद्ध होगा, युद्ध में उसका राज्य भी हम जीत सकते हैं। अब ऐसा थोड़े होगा कि भाई वो हम पर अटैक करे और हम जो है वो चुपचाप बैठे रहे कि नहीं नहीं नहीं, उस पर अगर हम अटैक करेंगे तो फिर भाई उसका जो प्रभुसत्ता है उसको दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरीके का तो प्रैक्टिकल में होता नहीं है। लेकिन इस तरीके के जो मांग था, इस तरीके का जो मांग था जो कि खिलाफत आंदोलनकारी कर रहे थे, उसको अंग्रेजी सरकार ने मना कर दिया, कहा कि सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जो करना है तुम लोग करते रहो। अब इसके लिए इन लोगों ने बहुत प्रयास किए। फर्स्ट प्रयास था 19 जनवरी 1920 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में जो खिलाफत कमिटी था वो उस समय के तत्कालिक वायसराय जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था उनसे भी मिला कि भैया ये दोनों गारंटी आप हमको दे दीजिए। लॉर्ड चैम्सफोर्ड बोले कि भैया ये गारंटी आप मिले उलेगा नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में है ही नहीं, मिलने वाला ये चीज ही नहीं है कि हम तुमको उठा के दे दें। अभी युद्ध चल ही रहा है, 1918 से युद्ध स्टार्ट हुआ, 1914 से युद्ध स्टार्ट हुआ, 14 से 18 तक वो युद्ध चला। तो भाई जब युद्ध हो रहा था तो उस समय तुम तुर्की को बोलता है कि वो युद्ध में शामिल ना होता। अब तो तुर्की युद्ध में शामिल हो गया है, अब वो हार गया है, तो भाई उसके साथ तो वही होगा जो कि जर्मनी के साथ देने वाले अन्य देशों के साथ होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भारत में जो वायसराय थे ब्रिटिश के, उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया ऐसा नहीं होगा कि तुर्की जो है वो कोई स्पेशल है और हम उसको कुछ स्पेशल स्टेटस देंगे, नहीं। वो हमारे खिलाफ लड़ा है, इट मीन्स वो हमारा दुश्मन है, और हमारे दुश्मन के साथ जो हम व्यवहार कर रहे हैं वही व्यवहार हम तुर्की के साथ भी करेंगे। तो इसके साथ ही मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो इंग्लैंड भी जाता है इस उद्देश्य से कि शायद तुर्की के साथ कोई रियायत हो, लेकिन इन लोगों को ब्रिटिश सरकार से कोई रियायत नहीं मिलता है। फिर 20 फरवरी 1920 को कलकत्ता में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन होता है और जिसके अध्यक्ष होते हैं अब्दुल कलाम आजाद। अब यहां जो है वो डेट उसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। 19 जनवरी 1920 20 फरवरी 1920 को, अब जब यहाँ दोनों जगह असफलता मिलता है तो 20 फरवरी 1920 को कलकत्ता में एक खिलाफत सम्मेलन बुलाया जाता है जिसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद होते हैं। उसके बाद 10 मार्च 1920 को असहयोग आंदोलन का घोषणा पत्र जारी किया जाता है। गांधी जी कहते हैं कि भैया एक काम करते हैं, हम असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, तुम लोग जो ये डिमांड कर रहा है बार बार और तुम्हारा डिमांड जो नहीं मांगा जा रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ मिलके, मतलब तुम्हारे इस डिमांड को मनवाने के लिए हम तुमको अपने आंदोलन में शामिल कर लेते हैं। और इसके लिए ये घोषणा पत्र जारी किया जाता है 10 मार्च 1920 को। इसके बाद 20 मई खिलाफत असहयोग में शामिल हो जाता है, मतलब 20 मई को खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ लिया जाता है कि अब खिलाफत आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन का ही एक पार्ट है। इसके बाद क्योंकि यहां ध्यान देंगे कि 20 मई को
खिलाफत जो है आंदोलन, उसको असहयोग आंदोलन में जोड़ा जाता है। उससे पहले 15 मई को सेब्र की संधि होती है और सेब्र की संधि में सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि अब तुर्की के साथ कोई रियायत उयायत होने वाला नहीं है। इसलिए 20 मई को गांधी जी ये घोषणा करते हैं कि अब जो खिलाफत मूवमेंट है वो असहयोग आंदोलन का ही एक पार्ट है और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों एक साथ चलाया जाएगा। अब यहां एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि अगर ये खिलाफत आंदोलनकारी या खिलाफत जो नेता लोग थे वो जो अलग अलग प्रयास कर रहे थे, मतलब जो वायसराय से उनको आश्वासन मिला था, या यहाँ आप देखें कि मोहम्मद अली के नेतृत्व में इंग्लैंड में इनका एक प्रतिनिधिमंडल गया, डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में चैम्सफोर्ड से एक प्रतिनिधिमंडल मिला। अगर उन लोगों ने, अगर अंग्रेजों ने इनकी बातों को मान लेते, इनकी बातों को वो मान लेते, तो क्या फिर भी खिलाफत आंदोलन को गांधी जी अपने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़कर स्टार्ट कर पाते? नहीं। अगर इनकी बातों को मान लिया जाता तो फिर ये लोग आंदोलन से जुड़ते ही क्यों? क्योंकि इनका जो ये खिलाफत आंदोलन था वो राजनीतिक आंदोलन नहीं था, भारत को आजाद करने के लिए आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन था खलीफा की पद की पुनः प्राप्ति के लिए। और इन लोगों ने गांधी जी के साथ इसलिए ये लोग जुड़े क्योंकि इनकी मांगों को कहीं माना नहीं है। मतलब जहां जहां ये गए इन मांगों को लेकर, वहां वहां से इन लोगों को निराशा ही मिला। अंग्रेजों ने इन लोगों को कोई रियायत नहीं दी। फिर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है और इस असहयोग आंदोलन में जगह जगह हड़तालें होती हैं, आंदोलनकारी जो है वो जुलूस निकालते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होता है जिसमें खिलाफत आंदोलन के एक बहुत बड़ा जो समूह है वो भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन देता है। और ये आंदोलन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग में जितने भी लीडर्स थे, आप इसमें देखेंगे कि नरमपंथी गरमपंथी विचारधारा के भी जितने लोग थे, उनको एक समय तक उनको भी लगा कि भाई गांधी जी जो है वो स्वराज्य हमको दिलवा देंगे। इसलिए वो सारे मतभेद को भुलाकर इन लोगों ने ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया। यहां तक कि खिलाफत मूवमेंट को जो सपोर्ट नहीं करने वाले लोग थे उन्होंने भी अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि कलेजा पे पत्थर रख के और गांधी जी को इस आंदोलन में सपोर्ट किया कि शायद गांधी जी जो बोल रहे हैं कि भाई स्वराज्य की प्राप्ति दिलवा देंगे, तो शायद ये स्वराज्य हमको दिलवा देंगे। लेकिन अब स्वराज्य किस तरीके का होगा, जैसा कि आपको बताए हम पिछले वीडियो में भी या थोड़ा देर पहले ही बताया कि स्वराज्य का कोई निश्चित डिफिनेशन नहीं था कि स्वराज्य का मतलब क्या होगा। फिर भी सारे लोगों ने मिलजुल कर, चूंकि देश का आजादी का प्रश्न था तो खास करके हिंदुओं ने, चाहे वो नरम दल के हो या गरम दल के हो या अलग अलग विचारधारा के लोग हों, सारे लोगों ने मिलकर गांधी जी को मदद किया और इस मदद के कारण ये आंदोलन जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ता गया। लेकिन इसी समय 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की एक घटना हो जाती है। ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो जिला है वहां ये पड़ता है, जहां के सांसद थे योगी आदित्यनाथ और अभी शायद वो रवि किशन जो है वो वहां के सांसद है। तो वहीं पे एक घटना हो जाती है जिसमें जो भीड़ होता है, उग्र भीड़ होता है, वो एक पुलिस स्टेशन को घेर लेता है और उसमें आग लगा देता है, जिसके कारण जो कुछ पुलिसकर्मी है वो जिंदा उसी में जल के मर जाते हैं, जिससे गांधी जी को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और गांधी जी बिना किसी से पूछे ये आंदोलन को तत्काल प्रभाव से रोक देते हैं। इसके लिए बहुत सारे जो और भी जो लीडर्स हैं वो सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भाई इतना बड़ा आंदोलन को गांधी जी एक छोटी सी घटना के कारण कैसे खुद निर्णय ले सकते हैं इसको रोकने के लिए। क्योंकि ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो हमने आपको बताया कि खिलाफत
कमेटी के जो लोग थे, कांग्रेस के जो लोग थे, उनके साथ मिलकर बैठक हुआ, वार्ता हुआ, उसके बाद यह आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो जब कांग्रेस और खिलाफत के नेताओं ने मिलकर कई एक बैठक के बाद ये आंदोलन स्टार्ट किया, तो फिर गांधी जी ने एकाएक इस आंदोलन को वापस ले लिया। मतलब कि गांधी जी जो थे वही समझते थे कि बस ये जो आंदोलन है, आंदोलन का मतलब सिर्फ हम, बाकी लोग को आंदोलन से कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन है वो खत्म, मतलब गांधी जी जो है वो इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। अब इस घटनाक्रम के बाद, चूंकि इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि चूंकि गांधी जी जो थे वो उनको कभी अंग्रेजों ने उन पर अत्याचार नहीं किया। हाँ, उनको कुछ समय के लिए जेल में रखा गया, लेकिन कभी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि गांधी जी को जैसे लाला लाजपत राय पे लाठियों से प्रहार किया गया और वो मारे गए, भगत सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया, खुदीराम बोस जो थे वो उनको फांसी लटका दिया गया, अशफाकुल्लाह खां या और भी बहुत सारे लीडर जैसे चंद्रशेखर आजाद, तो इन लोगों या और भी बहुत सारे लीडर जिनके साथ अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा ज्यादती किया, लेकिन गांधी जी के साथ अंग्रेजों ने कभी उतना ज्यादा ज्यादती नहीं किया। सिर्फ इनको जब जरूरत उनको होता था तो वो इनको जेल में रख देते थे और फिर कुछ दिन के बाद उनको जेल से छोड़ देते थे। अब यहाँ एक घटनाक्रम ये होता है कि 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना होती है, जिसके कारण गांधी जी जो है वो ये आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और उधर तुर्की में युवा तुर्क के नाम से मशहूर कमाल पाशा तुर्की का शासक बन जाता है, क्योंकि इस समय तुर्की में एक नवजागरण का काल चल रहा था। तुर्की के जो युवा लोग थे उनको लग रहा था कि भाई हमारे यहाँ भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए और इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए जहां लोगों को अधिकार हो, लोगों को राइट हो, लोग जो हैं वो अपने शासक को खुद से वो चुन सकें। तो इस तरीके का जो आइडियोलॉजी था वो तुर्की में भी प्रसारित हो रहा था और युवा तुर्क के नाम से मशहूर कमाल पाशा ने वहां जो तुर्की है, मतलब जिस तुर्की के खलीफा के पद के लिए भारत के लोग अंग्रेजों का भारत में विरोध कर रहे थे, खुद तुर्की में वहां के जो युवा लोग थे उन्होंने ही उस खिलाफत के पद को समाप्त कर दिया एक आंदोलन के द्वारा। कमाल पाशा तुर्की का शासक बन जाते हैं और उसके बाद कमाल पाशा जब ये तुर्की का शासक बनते हैं तो ये कहते हैं कि भैया एक काम करिए, देखिए आप खलीफा का जो पद है वो राजनीतिक और धार्मिक दोनों जो हेड है वो नहीं चलेगा। खलीफा का जो पद है वो सिर्फ आप धार्मिक मामलों को देखिए, राजनीतिक जो मामला है उसके लिए किसी और व्यक्ति को आप जो है वो स्थान दीजिए। तो स्टार्टिंग में ये राजनीतिक हेड बन जाते हैं, मतलब शासक जो है वो राजनीतिक हेड बन जाता है और खलीफा जो है वो धार्मिक हेड रहता है कुछ समय के लिए। जैसा कि हम लोगों ने देखे थे कि वो अब्दुल हमीद द्वितीय उस समय शासक था, तो अब्दुल हमीद द्वितीय के स्थान पे अब कमाल पाशा जो है वो तुर्की का शासक बन जाता है और अब्दुल हमीद द्वितीय का एक भाई है उसको वहां का खलीफा बना दिया जाता है। बाद में 3 मार्च 1924 को खलीफा का जो पद है उसको भी समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि कमाल पाशा को लग रहा था कि खलीफा के पद के कारण हमारे देश में जो विदेशी लोग हैं उनका हस्तक्षेप बढ़ रहा है। इसलिए इनको लगा कि भाई ये जो खलीफा का पद है वो हमारे देश के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, विदेशी हस्तक्षेप को न्योता दे रहा है, इसलिए इन्होंने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि तुर्की के खलीफा के पद के लिए जो यहाँ के लोग, भारत के लोग जो अंग्रेजों का मुखालफत कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और गांधी जी भी को भी लगता था कि भाई मुस्लिम लोगों के साथ ये बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, खुद तुर्की के लोगों ने ही उस पद को खत्म कर दिया। अब
चूंकि ये जो टारगेट था, जो खिलाफत जो लीडर्स थे, उनका मेन टारगेट था वो खलीफा के पद की पुनर्प्राप्ति, और यही जो धार्मिक कारण था, उसके कारण ये जो लोग थे वो असहयोग आंदोलन के साथ जुड़े थे या गांधी जी के साथ जुड़े थे। और जब खुद तुर्की में खलीफा का पद समाप्त हो गया तो जो मुस्लिम लोग थे उनके बीच दो ग्रुप बन गया, एक सांप्रदायिकतावादी और दूसरा नेशनलिस्ट मुस्लिम। सांप्रदायिकतावादी वैसे मुसलमान थे जो कट्टर विचारधारा को फॉलो करते थे, जो मुस्लिम नियम और कानून को बहुत गहनता से उसको फॉलो करवाना चाहते थे। तो ऐसे जो लोग थे वो धीरे धीरे जैसे ही खिलाफत का प्रश्न धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो ये लोग भी जो थे वो भी धीरे धीरे इस आंदोलन से दूर हटने लगे कि भैया जब अब खलीफा नहीं तो फिर हमको इस आंदोलन में हमारा मतलब क्या। लेकिन उनमें से जो कुछ लोग थे, जो कि तेज लोग थे, चतुर लोग थे, वो राष्ट्रवादी मुस्लिम के रूप में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें वो शामिल हो जाते हैं। और ऐसा जो एग्जाम्पल है वो बहुत जगहों पे ऐसा एग्जाम्पल देखा जाता है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो कभी भी एक माइंडसेट के नहीं होते हैं। मतलब कुछ लोग जब अलग हो जाएंगे तो कुछ लोग जो है वो उस ग्रुप में रह जाएंगे, बाद में फिर वही लोग जब बड़ा होंगे तो फिर वही लोग, उन्हीं लोगों में से अलग अलग विचारधारा जो है वो उत्पन्न होगा, और फिर वो लोग जो है उसमें से जो एक अतिवादी लोग होंगे वो अपने लिए अलग जगह मांगेंगे, और जो नए लोग रह जाएंगे वो फिर उनके साथ जुड़ के रह जाएंगे। जैसा कि भारत विभाजन में भी देखा गया कि जो अतिवादी मुस्लिम लोग थे उन्होंने अपने लिए पाकिस्तान की मांग कर ली, लेकिन कुछ जो लोग थे वो यहीं रह गए। अब समस्या ये है कि आने वाले समय में अब ये लोग जो हैं वो जब संख्या में ये लोग बढ़ जाएंगे तो फिर ये लोग जो हैं वो अपने लिए अलग देश की मांग करेंगे, और उस समय भी सारे के सारे लोग उस देश में नहीं जाएंगे, कुछ लोग फिर यहीं रह जाएंगे। और इस तरीके से मतलब ये जो है वो एक तरीके का स्ट्रेटजी है, एक तरीके का स्ट्रेटजी है वर्ल्ड लेवल पे। तो इस तरीके से कुछ लोग जो थे वो यहां रह गए। अब गांधी जी का मानना था कि खिलाफत जो था वो न्याय पर आधारित मामला था। महात्मा गांधी का ऐसा कहना था कि जब हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है तो उनके दुख सुख में शामिल होना हमारा परम कर्तव्य है, और खास करके इस प्रश्न पर, मतलब खिलाफत के प्रश्न पर, खलीफा के प्रश्न पर, उस पर तो हमको उनके साथ खड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि उनका ये जो मांग है वो न्याय पर आधारित मामला है। मतलब गांधी जी का कहना था कि खलीफा के पद की पुनः प्राप्ति का ये जो मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम लोग जो एक खलीफा की पद के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं या उनका जो मांग कर रहे हैं वो एकदम सरासर जायज है, और उस पर खड़ा होना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, और हमको ऐसा करना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि यह ठीक मेरी नैतिक जिम्मेवारी की भावना है जिसने मुझे खिलाफत के प्रश्न को हाथ में लेने तथा मुसलमानों के सुख दुख में उनका साथ देने के लिए प्रेरित किया है। अब महात्मा गांधी पता नहीं किस नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहे थे जिसमें वो चाहते थे कि मुसलमानों का ये जो सुख दुख है उसमें पार्टिसिपेट करना, उसको अपने हाथों में लेना, ये हमारा एक नैतिक जिम्मेवारी है। अब ये जो नैतिक जिम्मेवारी है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन हुए या बहुत सारे वैसे कमिटियां बनी, लेकिन गांधी जी जल्दी अध्यक्ष नहीं रहते थे, वो सिर्फ उसको लीड करते थे। हाँ, कंट्रोलेंस सब पे गांधी जी का होता था, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं रहते थे, कोई पद स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि खिलाफत आंदोलन को
लीड करने के लिए, खिलाफत और असहयोग आंदोलन को एक साथ मिलाकर लीड करने के लिए जो एक उप समिति बनाया गया था, उस उप समिति के अध्यक्ष भी स्वयं गांधी जी ही थे। मतलब ये जो पूरा का पूरा आंदोलन था उसको गांधी जी खुद हैंडल कर रहे थे, क्योंकि उनको और किसी पे विश्वास नहीं था। उनको लगता था कि हमसे अच्छे तरीके से इसको कोई डील नहीं कर सकता है, और ये हमारा नैतिक जिम्मेवारी है कि हम मुसलमानों का साथ दें, क्योंकि वो जिस प्रश्न को लेकर आंदोलन कर रहे हैं वो न्याय पर आधारित मामला है। अब ये न्याय पर आधारित मामला किस तरीके से है, ये तो गांधी जी ही बता सकते हैं। कि भाई एक तरफ तुर्की जो कि दूसरे देशों पर अटैक कर रहा है, ब्रिटेन पर अटैक कर रहा है, जर्मनी का साथ दे रहा है, तो क्या ब्रिटेन जब युद्ध में जीता तो उसे तुर्की पर अधिकार करने का अधिकार नहीं? अगर यही युद्ध जर्मनी जीत गया होता, तुर्की जीत गया होता, तो क्या वो ब्रिटेन के साथ कोई, ब्रिटेन का जो कोई टेरिटरीज था या ब्रिटेन का जो कुछ एरियाज था या ब्रिटेन का जो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि रिसोर्सेज था, क्या उस पर तुर्की और जर्मनी अधिकार नहीं करते? अगर नहीं करते तो फिर जर्मनी युद्ध क्यों कर रहा था? फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें जो ये उपनिवेशवादों की होड़ एक मेन रीजन था, उसको क्यों शामिल किया गया? अगर युद्ध में कोई देश किसी देश का टेरिटरीज छीनना ही नहीं चाहता था, उस पर अपना कब्जा करना ही नहीं चाहता था, तो फिर ये युद्ध लड़ा क्यों गया? खैर, इन सारी चीजों को हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है M.R. वेग। M.R. वेग का कहना है कि कांग्रेस खिलाफत गठबंधन केवल सुविधा पर आधारित था। इनका ऐसा मानना है कि कांग्रेस और खिलाफत का जो गठबंधन था वो सिर्फ सुविधा पर आधारित गठबंधन था। मतलब एक तरीके से जो मुस्लिम लीडर थे, मतलब खिलाफत के जो लीडर्स थे, वो उनको लग रहा था कि गांधी जी का ये जो आंदोलन है जिसमें राष्ट्र सर्व भारतीयता शामिल है, मतलब भारत के सारे लोग शामिल हैं, तो इतना बड़ा जो समूह है उसको